आज का टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट। वो नेक्स्ट पार्ट ये है कि इससे पहले अपन ने ये जान चुके थे कि किस तरह से आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है तो उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बहुत सारी प्रतियां प्राप्त करनी होती है, बहुत सारी कॉपियां प्राप्त करनी होती है। और वो कॉपियां कैसे प्राप्त की जाए, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अगर अपने पास एक ही उस जीन की कॉपी हो तो वो नष्ट होने की बहुत संभावना रहती है। इसलिए कोई भी एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले उस जीन की अपने पास पर्याप्त संख्या में कॉपियां होनी जरूरी है। तो वो कॉपियां कैसे प्राप्त की जाए, उन कॉपियों को प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपन ने बनाया है उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी ऐसे होस्ट में प्रत्यारोपित करते हैं, ऐसे होस्ट में उनको ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ पर वह रिकॉम्बिनेंट डीएनए उस होस्ट के साथ साथ गुणनन करता जाता है, मल्टीप्लाई करता रहता है, जिससे जो अपना वांछित जीन है, इच्छित जीन है, उसकी सैकड़ों की संख्या में कॉपी बन जाती है। तो वो कौन सा परपोषी होता है, वो कौन सा परपोषी है जिसके अंदर आर या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र किया जाता है, या दूसरे शब्दों में ये कहिए कि उस परपोषी की क्या खास बात होनी चाहिए, उस परपोषी का क्या गुण धर्म होना चाहिए। तो इसके लिए जो सबसे उपयुक्त परपोषी काम में लिया जाता है वो लिया जाता है ई कोलाई का K12 स्ट्रेन। ई कोलाई K12, एस्चेरिशिया कोलाई का प्रभेद K12 को डीएनए मल्टीप्लिकेशन के लिए या जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसकी कॉपियां बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो अब ये होस्ट क्यों प्रयुक्त किया जाता है, इसमें ऐसी क्या खास बात होती है कि इसी को ही ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट के लिए काम में लिया जाता है। तो वो खास बात ये है कि या फिर उस होस्ट में वो कौन सी खास बातें होनी चाहिए जो आरडीएनए को मल्टीप्लाई करने के लिए उपयुक्त हो। तो वो खास बात ये होनी चाहिए कि वह परपोषी आसानी से रूपांतरित हो सके। पहली कंडीशन है कि द होस्ट शुड बी इजीली ट्रांसफॉर्मेबल। वह परपोषी जिसको आसानी से रूपांतरित किया जा सके या आसानी से रूपांतरित हो सके। दूसरी कंडीशन यह है कि उस परपोषी में जो डीएनए है उसका जो आनुवंशिकी पदार्थ है, वह आनुवंशिकी पदार्थ जो आरडीएनए है उस आरडीएनए के प्रतिकृति में सहायता करता हो, सहायता करनी चाहिए, न कि उसमें कोई रुकावट डालनी चाहिए। तो वह परपोषी सबसे उपयुक्त होता है जिसके आनुवंशिकी पदार्थ में जो पाए जाने वाले एंजाइम है या जो आनुवंशिकी पदार्थ है वो आरडीएनए की प्रतिकृति में सहायता करता हो। तीसरा गुण ये होना चाहिए कि उसमें या तो सक्रिय प्रतिबंधित एंजाइमों की संख्या या तो नगण्य होनी चाहिए, और होनी अगर मान लो उपस्थित हो तो बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होनी चाहिए। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि वह परपोषी सबसे उपयुक्त होता है जिसमें या तो प्रतिबंधित एंजाइमों की संख्या नगण्य हो, या अगर प्रतिबंधित एंजाइमों की संख्या पाई जाती हो तो बहुत ही कम संख्या में होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है, वह परपोषी सबसे उपयुक्त होता है जिसमें ऐसी कोई डीएनए की सीक्वेंस नहीं होनी चाहिए जो आरडीएनए के प्रतिकृति में रुकावटें पैदा करता हो।
there should be not a interrupting DNA sequence which inhibit the rDNA replication। तो वह या उस परपोषी में वे डीएनए की सीक्वेंस नहीं होनी चाहिए जो rDNA के प्रतिकृति में कोई रुकावटें पैदा करती हो। नेक्स्ट, वह परपोषी सबसे उपयुक्त और सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है जिसके आनुवंशिकी पदार्थ या डीएनए की सीक्वेंस ज्ञात हो, उसमें जो जैव रासायनिक प्रक्रियाएं हैं उसका मैकेनिज्म ज्ञात हो। तो ऐसे होस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा rDNA को मल्टीप्लाई करने हेतु काम में लिया जाता है। नेक्स्ट ये होना चाहिए कि उस होस्ट में मिथाइलेज एंजाइम अनुपस्थित होना चाहिए। उस होस्ट में मिथाइलेज एंजाइम अनुपस्थित होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि अपन जानते हैं मिथाइलेज एंजाइम अगर उपस्थित हो तो वो डीएनए के प्रतिकृति को रोक लेता है, डीएनए की एक्टिविटी को रोक लेता है। और जब डीएनए की एक्टिविटी नहीं होगा तो डीएनए मल्टीप्लाई नहीं करेगा, इसलिए मिथाइलेज एंजाइम नहीं पाया जाना चाहिए। तो rDNA के जिस होस्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है उस होस्ट में ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इट शुड बी इजीली ट्रांसफॉर्मेबल, इट शुड हेल्पफुल इन रेप्लिकेटिंग ऑफ ए rDNA, there should be either no or lesser number of active restriction endonuclease, there should be no interrupting DNA sequence and other biochemical process should be known, and there should be no methylase enzyme। तो एक होस्ट की ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और जिस होस्ट में ये गुण धर्म पाए जाते हैं, ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, उसको rDNA के मल्टीप्लाई हेतु काम में लिया जाता है। अब जब ये होस्ट का अपन चयन कर लिया और rDNA अपने पास है, तो अब उस rDNA को होस्ट के अंदर प्रत्यारोपित कैसे किया जाता है, होस्ट के अंदर प्रवेश कैसे कराया जाता है। तो उस rDNA को होस्ट में प्रवेश कराने हेतु दो विधियां ज्ञात है। उसमें पहली विधि है ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण विधि। ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण विधि, इस रूपांतरण विधि में क्या करते हैं, ये rDNA है जिसमें अपना इच्छित जीन इसके अंदर घुसाया हुआ है, और ये ई कोलाई बैक्टीरिया है। इस rDNA को इस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कराना है, जहाँ पर ये rDNA गुणनित होगा और उस rDNA के साथ साथ अपना इच्छित जीन भी गुणनित होगा या उसकी सैकड़ों कॉपियाँ बनेगी। तो इस rDNA को इस जीवाणु के अंदर कैसे प्रवेश कराया जाए, तो क्या करते हैं कि एक पैटी डिश लेते हैं और उस पैटी डिश में बफर सॉल्यूशन लेते हैं, और उस बफर सॉल्यूशन में इस rDNA को और ई कोलाई बैक्टीरिया को ले लेते हैं। फिर इस बफर सॉल्यूशन या जो ये बैक्टीरियल कल्चर है, इसको 35-40 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, इसको उष्मायित करते हैं। उष्मायित करने से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति है, उस बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में सूक्ष्म छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं, और जैसे ही सूक्ष्म छिद्र उत्पन्न होते हैं उसी समय ये जो rDNA है, वो rDNA उस छिद्रों के माध्यम से बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कर जाता है, और इस विधि को बोलते हैं रूपांतरण विधि। जब rDNA बैक्टीरिया की कोशिका के अंदर, जीवाणु की कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो फिर ये जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, ई कोलाई है, इसको किसी अर्ध ठोस माध्यम पर संवर्धित किया जाता है,
अर्ध ठोस माध्यम पर इसको ट्रांसफ़र किया जाता है, इनोकुलेशन किया जाता है, संरोपण किया जाता है और इसका कल्चर रूम में संवर्धन किया जाता है, जिससे इसकी सैकड़ों कॉपियाँ बनती है। बैक्टीरिया भी मल्टीप्लाई करता है, बैक्टीरिया के साथ साथ डीएनए भी मल्टीप्लाई करता है। तो इस विधि को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन विधि। ट्रांसफॉर्मेशन विधि। दूसरी विधि है ट्रांसडक्शन विधि। ट्रांसडक्शन विधि। ट्रांसडक्शन विधि में क्या करते हैं, पारकर्मण द्वारा या पारकर्मण विधि, ट्रांसडक्शन या पारकर्मण विधि, इस विधि के अंदर या तो कॉस्मिड या फाजमिड या लैम्बडा फेज, लैम्बडा बैक्टीरियोफेज जिसके अंदर इच्छित जीन का समावेशित किया हुआ हो, उनको काम में लिया जाता है। और फाजमिड का जैसे कि अपन जानते हैं, ये फाजमिड बैक्टीरिया पे आक्रमण करता है, बैक्टीरिया पे अटैक करता है और अपना जीनोम बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करता है और उस बैक्टीरिया के अंदर, उस जीवाणु के अंदर अनेक सैकड़ों प्रतिलिपियां बनाता है अपने जैसी की जैसी। तो जब ट्रांसडक्शन विधि में जो जीवाणु भोजी वायरस है, वो वायरस जीवाणु के अंदर प्रवेश करता है, तो उस जीवाणु के अंदर उस जीवाणु की आनुवंशिकी मशीनरी को काम में लेते हुए यह अनेक कॉपियां बनाता है और उन कॉपियों के साथ साथ में जो अपना इच्छित जीन है उसकी भी सैकड़ों कॉपियां बन जाती है। तो इस तरह से जो आरडीएनए है उसको परपोषी में ट्रांसफ़र किया जाता है और गुणन कराया जाता है। तो ये जो दो मेथड है, ये दोनों ही विधियां बहुत ही उपयोगी है। इस दोनों ही विधियां इस जो आरडीएनए है, उस आरडीएनए को जीवाणु के अंदर प्रत्यारोपित करने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होती है। और उसमें से दोनों ही विधियाँ बड़ी आसान विधियाँ है, रूपांतरण विधि और पारकर्मण विधि। पारकर्मण विधि में भी जो बैक्टीरियोफेज वायरस है जिसके अंदर अपन ने इच्छित जीन को घुसा रखा है, वो बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया पर अटैक करता है, आक्रमण करता है और अपना जीनोम बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कराता है और बैक्टीरिया के अंदर उसकी बहुत सारी प्रतिकृतियाँ बनती है, जैसा कि अपने पहले की क्लासों में अपन पढ़ चुके हैं। तो उस प्रतिकृति के साथ साथ ही जो इच्छित जीन है उसकी भी मल्टीप्लाई होता है, वो इच्छित जीन की भी सैकड़ों कॉपियाँ बन जाती है। तो इस तरह से जो ये मैकेनिज्म है, ये जो क्रिया विधि है, ये बताती है कि कैसे आरडीएनए को परपोषी के अंदर प्रवेश कराया जाता है, परपोषी कोशिका के लिए क्या गुणधर्म होने चाहिए कि वो सबसे उस एक्सपेरिमेंट के लिए कामयाब हो, और कौन सी परपोषी कोशिका सबसे उपयुक्त होती है। उसमें से बताया मैंने ई कोलाई के 12 जो स्ट्रेन है, ये सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है और ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसमें एक परपोषी कोशिका के चयन में। तो ये आज का टॉपिक है, ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू ए होस्ट। ये पांचवा स्टेप है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। कल या नेक्स्ट टाइम में अपन देखेंगे कि जो आरडीएनए इस ई कोलाई में प्रवेश कराया है, इसको वापस रिट्राइव कैसे करें, इसको वापस प्राप्त कैसे किया जाता है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।